हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता बात सीधी थी पर पढ़ेंगे जो काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमें सीधी सरल बात को सीधे और सरल तरीके से ही कहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि एक बार उनके मन में कुछ विचार आए और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बात को और अच्छे तरीके से सबके सामने पेश करूं। कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी भाषा को सुंदर रूप देना चाहा, लेकिन बात तो सरल शब्दों में थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, अर्थात बात और उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। कवि बताते हैं कि जब उन्होंने यह देखा कि उनकी बात सबकी समझ से बाहर है और वह उलझती जा रही है, तो उन्होंने अपनी बात को संभालना चाहा और उसे यानी कि भाषा को उल्टा पलटा अर्थात शब्दों में फेर बदल कर दिया और फिर तोड़ा मरोड़ा यानी कि अपनी बात को उलझते देखकर उसे संभालने की कोशिश की। घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि ने अपनी बात को उलट फेर करते हुए बात को घुमा फिराकर यह सोचा कि शायद बात बन जाए, क्योंकि वे पूरी कोशिश कर रहे थे या तो बात बन जाएगी या फिर यह और बिगड़ जाएगी, क्योंकि वे यही प्रयास कर रहे थे कि बात सबकी समझ में आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि यहाँ बता रहे हैं कि जब वे अपनी बात को घुमा फिराकर सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो भाषा सुधरने की बजाय और उलझती जा रही थी और बात का अर्थ और पेचीदा अर्थात मुश्किल होता जा रहा था। किसी को भी बात का सही अर्थ समझ नहीं आया। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। काव्यांश रचना मुक्त छंद है, अर्थात जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उसे मुक्त छंद कहते हैं। टेढ़ी फंसना और पेचीदा होना यह दोनों मुहावरे हैं। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है लेकिन अर्थ में भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जब उनकी बात और उलझती जा रही थी और सबकी समझ से बाहर हो रही थी तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि गलती कहाँ हो रही है और मुश्किल कहाँ आ रही है, और वे उन मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना अर्थात कुछ भी सोचे समझे बिना वे अपनी बात को सुलझाने की बजाय उसे और कठिन बनाते जा रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति सोचे समझे बिना किसी पेंच को खोलने की बजाय उसे और कसता चला जाए, इसी तरह कवि भी अपनी सीधी सी बात को मुश्किल बनाते जा रहे थे। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। कवि बताते हैं कि जब उनकी सीधी सरल बात और मुश्किल होती जा रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद सभी लोग उन पर हंस रहे हों। वे मदद करने की बजाय बस तमाशा देख रहे हों और उन्हें तमाशबीनों अर्थात तमाशा देखने वालों की शाबाशी देने वाली और वाह वाह की आवाजें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उनके इस काम पर वे सब मजाक बना रहे हों। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जब कवि ने देखा कि सब उनका मजाक बना रहे हैं तो उन्होंने यही सोचा कि उन्हें जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ, क्योंकि उन्होंने इस डर से बचने के लिए अपनी बात को हर तरह से पेश करने की कोशिश की। वे सोच रहे थे कि उन्होंने जबरदस्ती से बात को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर सीधी व सरल बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में बात का अर्थ ही खत्म हो गया, अर्थात बात अर्थहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जब कवि की बात का कोई मतलब नहीं रहा, वह सबकी समझ से बाहर हो गई, तो उन्हें भी यह लगने लगा कि उनकी बात भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि कवि की बात का कोई वजूद नहीं रहा, वह हर तरह से बेमतलब बन गई है, उसमें बनावटीपन आ गया था।
इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। साफ सुनाई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेतरा, करतब, तमाशबीन, साफ आदि उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि बताते कि जब उनकी बात में बनावटीपन आ गया, वह अर्थहीन हो गई, तो उन्होंने उसे वहीं उसी रूप में छोड़ दिया। जैसे किसी पेंच की चूड़ी खत्म होने पर उसे कील की तरह वहीं ठोकर छोड़ दिया जाता है, कवि ने भी अपनी बात को ऐसे ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कवि बताते हैं कि उन्होंने अपनी बात बहुत सीधे सरल शब्दों में कहने की कोशिश की थी और वह ऊपर से ठीक ठाक अर्थात सही दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से उसमें ना तो कोई कसाव था और ना कोई ताकत। वह समझ से बाहर यानी कि अर्थहीन हो गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि अंत में बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बात की अभिव्यक्ति उनसे जिद्दी और शरारती बच्चे की तरह खेल रही हो, जो पकड़ से बाहर हो। जैसे जिद्दी बच्चा पकड़ से बाहर होता है, वैसे ही बात की अभिव्यक्ति भी पकड़ से बाहर हो रही थी और उन्हें थका हुआ पसीना पोंछते देखने पर जैसे पूछ रही हो कि क्या तुमने भाषा को सरलता, सहजता और सुंदर रूप में प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात सीधी सी बात को सरल रूप में बताना नहीं सीखा है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है। जब प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, झरने और मानवीय क्रियाएं मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप, गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पसीना पोंछना में अनुप्रास और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली वह बोली होती है जिस पर ब्रज भाषा या अवधि आदि की छाप न हो।